नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो आपकी सीटेट 2024 की जो कि ईबीएस सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें आपको बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो अगर इसकी बात की जाए तो इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया, ये आपका अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था। आपका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चट्टान के कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान के कितने प्रकार के चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए चट्टान तो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, परतदार, 3 प्रकार की चट्टान होती हैं। ये क्वेश्चन नहीं सीटेट में पूछा जाता है, ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों बात की जाए आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपके अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी का आपका चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए दोस्तों आपके मध्य प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमपी की, तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, असम में है। अगर दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो नहीं होगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो दोस्तों यूके की, यहाँ पर आपके फूलों की घाटी, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों बात करें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ में है, तो ये आपका बिहार में है। दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार का जो एक मधुबनी जिला है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार के बारे में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, बिहार में है। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को, लखनऊ को। दोस्तों किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपका इसका ऑप्शन बी सही होगा। आपके नागपुर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और लखनऊ को आप जानते होंगे, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका नया हो सकता है और आपने हो सकता है नहीं देखा हो पहले, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है। वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या खेल। दोस्तों क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए, वन्यजीव सुरक्षा के लिए क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार दिया जाता है। ये क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर करेंगे इतना। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। तो दोस्तों अगर बात करें जेनेवा प्रोटोकॉल, तो जेनेवा प्रोटोकॉल ये आपका किसके लिए हुआ था, ये आपका ओजोन परत के लिए हुआ था। और दोस्तों अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ये आपका अंटार्कटिका पे
खनन पर रोक लगाने हेतु किया गया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका ए ऑप्शन सही होगा, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, इसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? दोस्तों, एक पुरुष है, ये आपका पुरुष है यानी कि मेल है, और ए रक्त वाली ये फीमेल है, इससे शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी होगी? 75%, 100%, 50%, 25%। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसकी संभावना 25% रहेगी, क्योंकि नाना नानी से, दादा दादी से, माता पिता से ये संबंध धीरे धीरे कम होता जाता है, तो इसका जो संभावना है ये 25% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टूटता तारा उल्का है। ये दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है इसका आपका सीटेट में, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आ भी सकता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, उल्काव जो पृथ्वी के ग्राउंड में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। टूटता तारा उल्का है दोस्तों, हमारा वायुमंडल है ये, यहाँ बहुत से तारे विद्यमान रहते हैं और वहाँ से टूटते हैं तारे, तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड द्वारा एक महाराष्ट्र में आपकी झील का निर्माण हुआ है, उसका इसी से हुआ, तब वो तारा जमीन पर आ गया था, जल के राख नहीं हो पाया था और जमीन में टकरा गया था, तो उससे एक झील का निर्माण हुआ, उसे लोनार झील कहते हैं। तो टूटता तारा उल्का है, क्या है? ये उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये आपका पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, बात सही है। वैज्ञानिक विद अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, ये बात सही है। विज्ञान प्रकृति में एक सामाजिक, ये बात सही है। वैज्ञानिक विधित संधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, एकमात्र नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसमें आप देखें तो वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। ये गलत है, ये बात सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, 15 नंबर का आपका पेडागॉजिकल आता है, तो इसलिए हमने दोनों तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे पेपर देते टाइम। पाठ्य वस्तु के तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। दोस्तों, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है विज्ञान के उचित और अच्छे तत्वों को शामिल करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है? अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। दोस्तों,
शिक्षार्थियों संकल्पात्मक कमी को समझने के लिए उपयोग रणनीति या नियमित गृह कार्य देना। एनसीईआरटी कहती है बच्चे को गृह कार्य नहीं दिया जाए, बिना बोझ की शिक्षा दी जाए। प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। तो इससे भी दोस्तों कोई संकल्पात्मक कमी को समझने के लिए उपयुक्त रणनीति नहीं होगी। प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन ये करना चाहिए, लेकिन अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करेंगे तो इससे दोस्तों बच्चों की जो संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोग रणनीति यही रहेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवधारणा जो उनकी बनी हुई है उसके मानचित्रण का उपयोग करना। उन्हें पता है कि गोल रुपया होता है, गोल रोटी होती है, तो हम उन्हें पहले से पता है कि हाँ हमारे घर में गोल रोटी होती है, तो हम उन्हें गोल को पढ़ाने के लिए रोटी बताएंगे या पैसा बताएंगे। उनके पास हो सकता है एप्पल हो, सेब हो, तो उसे गोल को पढ़ाने के लिए सेब लेंगे, क्योंकि सेब की आकार जरूरी नहीं गोल हो, कुछ तिरछा भी हो सकता है। लेकिन उनके अंदर जो अवधारणा बनी है, उनका मानचित्र उनके दिमाग में पहले से सेट है, उसी को लेंगे। तो अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, ए ऑप्शन आपका सही होगा इसका। नेक्स्ट है आपका कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। किस लिए करता है? श्रव्य, दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। श्रवण और गतिबोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना। दोस्तों पेडागोजिकल क्वेश्चन में केवल वाला क्वेश्चन होता है, वो आपका 25% सही होता है, 25%। और हमें पेडागोजिकल में 100% वाला लेना होता है, तो हम 25 वाला जो है पहले ही देखते ही काट देंगे। दृश्य और श्रवण सीखना, ये नहीं। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, जब बच्चा देखेगा, सुनेगा और गति भी करेगा, तो इसमें आपका 100% आ रहा है, तो हम यही लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है, किसलिए? दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन है रेशम कीट। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है हर बार, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हटके है। तो अब परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, लेकिन शब्द तो वही रहेंगे, एनसीईआरटी से ही लिया जाएगा, टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन उनका पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसको देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र में और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। रेशम उत्पादन किस पौधे पर किया जाता है, तो ये भी आता है। ये क्या? शहतूत पर किया जाता है। और रेशम का कीड़ा होता है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को उसकी गंध से बहुत दूर से पहचान लेता है? तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध के कारण बहुत दूरी से पहचान लेता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये पॉइंट आपके आ सकते हैं ऐसे ही। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बात सही है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका ये डी गलत है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। रेशम फाइबर क्या होता है? ये कैटरपिलर स्रावित होता है, ये एक तरह क्या होता है? प्रोटीन होता है आपका। और रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये बात भी सही है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसका रेशम कीट वाले का आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल, पीयूष। दोस्तों
मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है ये आपके 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा, पीयूष ग्रंथि। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती, ये बात भी। सभी धातुएं ठोस होती हैं, ये बात भी गलत है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, ये बात भी गलत। सभी धातुएं अधातुएं अतन्य और तन्य नहीं होती, ये बात सही है। कुछ धातुएं अधातुएं अतन्य होती हैं और तन्य भी नहीं होती हैं, ये बात सही है आपकी। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज, संकटापन्न स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज। दोस्तों, संकटापन्न स्पीशीज के लिए अगर बात की जाए तो संकटापन्न जो यानी कि आपके संकट में है, जैसे कि आपका गौरैया हो गया, सारस हो गया, ये आपके संकटापन्न में है, यानी इनके संकट है एक टाइम में आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त स्पीशीज, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में प्रवासी स्पीशीज जो एक जगह पे रहती हैं, और इसमें पूछा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है। तो विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज का विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन सही होगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। दोस्तों, आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन थे, 20 करीब हो गए क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको सीटेट के लिए और टेट के लिए प्रतिदिन वीडियो मिलेंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कैसा लगा वीडियो देख के। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका भाई हमेशा ऐसे ही आपके लिए लगा रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।